अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरी तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारे सबक का उन्वान है नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिसे बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने तहरीर किया है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आए। जी, तो ये सबक जमात 12वीं की किताब सरमाया उर्दू से लिया गया है। ये एक खाका है जो नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत और उनकी खिदमात पर रोशनी डालता है। और याद रखिएगा कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत ही अहम है। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आज हम किन किन निकात पर बात करेंगे। हम मुसन्निफ़ और सबक के तारुफ से आगाज़ करेंगे, फिर नवाब साहब की शख्सियत की खूबियों को जानेंगे, उनकी सियासी और इंतज़ामी खिदमात का जायज़ा लेंगे, उनके लिखने और बोलने के अंदाज़ को समझेंगे और आखिर में सबसे अहम इम्तिहानी तैयारी के हवाले से बात करेंगे। तो आइए सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, कुदरत ने नवाब मोहसिन उल मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। वजाहत, जहानत, खुशबयानी और फयाजी उनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफ़ात थीं कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। यहाँ मुसन्निफ ने एक बहुत ही खूबसूरत तशबीह इस्तेमाल की है। वो कहते हैं कि नवाब साहब पारिस पत्थर की तरह थे। अब ये पारिस क्या है? ये एक ऐसा अफसानवी पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे को भी छू ले तो सोना बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाब साहब की शख्सियत में ऐसा असर था, ऐसी कशिश थी कि जो भी उनसे मिलता था, उनकी सोबत में आता था, उसकी सलाहियतें निखर जाती थीं और वो एक बेहतर इंसान बन जाता था। और यहाँ ये जो लफ्ज़ गंदन इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खालिस सोना। यानी मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि नवाब साहब से मिलने वाला हर शख्स सोने की तरह कीमती और बेहतरीन बन जाता था। ये उनकी शख्सियत के गहरे असर को जाहिर करता है। उनकी शख्सियत की अज़मत के कुछ पहलू यहाँ और भी वाज़ेह हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि कोई उन्हें सिर्फ सलाम भी करता तो वो खुद को उसका मकरूज़ समझते थे। दुश्मनों के साथ भी उनका सलूक ऐसा था कि वो उनके एहसान मंद हो जाते। और यही वजह थी कि जब उन्हें हैदराबाद छोड़ना पड़ा तो पूरा शहर, क्या अमीर क्या गरीब, सब उनकी जुदाई पर रो रहे थे। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल यही कि असल मकबूलियत ओहदे से नहीं बल्कि आला किरदार से मिलती है। अच्छा, अब इनकी इंतज़ामी सलाहियतों का जायज़ा लेते हैं। नवाब साहब सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही नहीं थे, बल्कि गैर मामूली मुंतज़िम भी थे। और हैदराबाद में इनकी इस काबिलियत के जौहर खुले। हैदराबाद में इन्होंने वो काम किए जो उनसे पहले किसी ने नहीं सोचे थे। सबसे पहले तो रियासत की तारीख का पहला बाकायदा बजट बनाया, और वो भी मिस्र के जदीद बजट के तर्ज पर। फिर ज़मीनों की पैमाइश और रिकॉर्ड के लिए बंदोबस्त का महकमा कायम किया और मालियात के पूरे निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहात की। ये सब उनकी ज़बरदस्त दूरअंदेशी का सबूत है। अब हम उनकी शख्सियत के एक और बहुत ही शानदार पहलू की तरफ बढ़ते हैं, उनका लिखने और बोलने का फ़न। सच पूछें तो नवाब साहब की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज उनकी यही सलाहियत थी। इन्हें कलम और ज़ुबान दोनों पर कमाल का अबूर हासिल था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी तहरीर में एक रवानी थी, फसाहत थी और ख़यालात में एक तसलसल था। तो दूसरी तरफ जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि गोया मुंह से फूल झड़ रहे हों। उनकी गुफ्तगू में मिठास, दिलकशी और हल्की सी ज़राफ़त की ऐसी आमेज़िश होती थी कि सुनने वाला बस उनका गिरेविदा हो जाता था। और इनकी तकरीर की ताकत का सबसे बड़ा सबूत बदरुद्दीन तैयब जी का वाक़या है। तैयब जी, जो सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के सख्त तरीन मुखालिफिन में से थे, उनके सामने नवाब साहब ने बम्बई में ऐसी पुरअसर और मुदल्लिल तकरीर की कि तैयब जी की आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने ना सिर्फ अपनी मुखालफत तर्क की, बल्कि अलीगढ़ कॉलेज के लिए एक बड़ी रकम भी अतिया की। ये वाक़या उनकी कायदाना सलाहियतों की एक बेहतरीन मिसाल है। नवाब मोहसिनुल मुल्क की ज़िंदगी का सबसे अहम बाब सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन को आगे बढ़ाना था। वो सही मानों में सर सैयद के जानशीन थे। सर सैयद की वफ़ात के बाद जो एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ था, उसे पुर करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी का ओहदा संभाला और अपनी अथक मेहनत से कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने की राह हमवार की। इसके अलावा जब उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हुईं तो वो इसके सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बनकर सामने आए। सच तो ये है कि उनका काम ही उनकी सबसे बड़ी यादगार है। चलिए अब इस सबक के उन नुकात पर बात करते हैं जो बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं।
اگر آپ سے اس سبق کا مرکزی خیال پوچھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواب محسن الملک ایک ہمہ جہت رہنما تھے جنہوں نے اپنی انتظامی قابلیت، بے مثال خوش بیانی اور سر سید کے مشن سے گہری وابستگی کی بدولت بر صغیر کے جدید مسلم تاریخ میں ایک کلیدی مقام حاصل کیا۔ یہ خلاصہ آپ اپنے امتحانی جوابات کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ امتحان میں یہ سوال اکثر آ جاتا ہے، اس کے جواب میں آپ کو بدر الدین طیب جی والا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرنا ہوگا، جس میں آپ خاص طور پر نواب صاحب کی فصیح اور پردرد تقریر کا ذکر کریں گے جس نے ایک مخالف کو حامی بنا دیا تھا۔ اور اگر یہ سوال آئے تو اس کے جواب کے لیے آپ کو ان کی تحریر اور تقریر کی خصوصیت الگ الگ بیان کرنی ہوں گی۔ تحریر کے لیے روانی، فصاحت اور تسلسل بیان جیسے الفاظ استعمال کریں، جبکہ تقریر کے لیے شیرینی، دلکشی اور ظرافت کی چاشنی جیسے نکات لکھیں۔ آئیے جلدی سے چند مشکل الفاظ کے معنی دہرا لیں۔ وجاہت یعنی پروکار شخصیت، گندن یعنی خالص ہونا، جوہر کھلنا یعنی صلاحیت کا ظاہر ہونا، قلم فرسائی کا مطلب ہے لکھنا، اور داغ بیل ڈالنا یعنی بنیاد رکھنا۔ ان الفاظ کو اپنے جوابات میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے آپ کا جواب زیادہ مؤثر ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ خاص طور پر اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ آیا اور پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علمی گفتگو کا حصہ بن سکیں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ اسباق بھی آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ سوچیے گا ضرور کہ نواب محسن الملک جیسی شخصیات جن میں کردار کی مضبوطی اور عمل کا جذبہ ہو، وہ قوموں کی تقدیر کیسے بدل دیتی ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔